अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था डेट का था मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके हम टाइप्स देख रहे थे और वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा था कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसका हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो टाइप थी इसकी मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस की, डेट इज़ द आइसोटेकोफोरेसिस। आइसोटेकोफोरेसिस क्या है? आइसो मीन सेम होता है, टेको मीन स्पीड और फोरेसिस मीन सेपरेशन। के सेम स्पीड के साथ जब मूवमेंट होती है, सेम स्पीड वाले जो मालिक्यूल्स आइंस हैं वो सेपरेट आउट होकर डिफरेंट जोन्स बना लेते हैं। तो ऑन दिस बेसिस जो है आपकी सेपरेशन हो जाती है आइंस, एटम्स और मालिक्यूल्स की। It was this method was introduced in 1897 by Corus and but 1970 तक जो है it was not popular and it was used up to 1970 with the separation of चार small molecules. क्या होता है इसमें कि चार मालिक्यूल जो है वो गेट स्टेक्ड, वो जुड़ जाते हैं वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के आगे पीछे, इन अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, अपनी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की लिहाज से, ठीक है ना। और विच माइट वेरी फ्रॉम 10%, और वो मालिक्यूल्स जिनमें की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो 10% का डिफरेंस होता है उनके दरमियान, उनको हम सेपरेट आउट करते हैं, वो स्टेक्ड आउट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट जोन्स. So at times it is not possible to separate cations and anions, but it is applicable for separation of one of the ions. Very important point of this technique कि इसमें हम it is not possible कि different ions को, जिस तरह हमने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा था ना, cations और anions डिफरेंट दोनों इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही टाइप का आयन जो है वो सेपरेट आउट हो सकता है। यहाँ हम कैटाइंस के लिए यूज़ कर लें या फिर हम एनाइंस के लिए यूज़ कर लें। तो एट वन टाइम वन टाइप ऑफ आइंस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ अनइक्वल कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रोलिसिस कंपार्टमेंट है वो कहता है कि जो वहाँ पे जो कैपिलरी थी ना, कैपिलरी को उसमें पे कैटाइंस और एनाइंस दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड इस तरह से कंपार्टमेंट्स बनते थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, चूँकि एक ही तरह के आइंस हैं तो इसलिए अब हमने अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड हम देखेंगे कि जो है मोबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किस आयन की कम है, किसकी उससे ग्रेजुअली कम है। तो अकॉर्डिंग टू डैट इसमें जोन्स बनने हैं, और जोन्स बनाने के लिए हमने इसमें खुद से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर हमने सपोज एनाइन को सेपरेट आउट करना है तो हमने अपना जो, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये कंपार्टमेंट है हमारा। इसमें ये जो वेरी फर्स्ट है इसको हमने फर्स्ट जोन कहा है, दिस इज सेकंड जोन एंड दिस इज द थर्ड जोन। फर्स्ट जोन में हमने क्या डालना है, हमने एक ऐसा लीडिंग एनाइन, अगर हमने एनाइन को सेपरेट आउट करना है तो हमने एक इसमें ऐसा एनाइन डालना है जिसकी मोबिलिटी, जो हमारा सैंपल है, जिस एनाइन को, जिन एनाइंस को हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, इसकी मोबिलिटी जो लीडिंग एनाइन मोबिलिटी है, जो हमने इटसेल्फ हमने खुद से उसके अंदर चूज करके ऐड करना है। तो मतलब कि ये आपका ऐसा वेरिएबल है जिसको आपने खुद चूज करना है, ठीक है ना। डिपेंडेंट है या आपका ये वाला जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा लीडिंग एनाइन को चूज करना है। सपोज आपका एनाइन जो है वो सेपरेटेड जो आपने करने हैं वो एक्स वाई जी को दो तीन आपके पास है, और उसमें से आपने जो क्लोराइड है वो एनाइन मैंने चूज कर लिया कि इसकी मोबिलिटी कौन सी है, वो एक्स वाई जी जो तीन मेरे मिक्सचर वाले हैं, या एक्स एंड जी वाई, इन दोनों से जो ज़्यादा है मोबिलिटी, तो वो मैंने इसमें आपने जो लीडिंग एनाइन है वो आपका कौन सा होगा, वो होगा क्लोराइड। वो भी हमने इसमें सैंपल मिक्सचर में डालेंगे हम उसको ना। ये देखिए जिस तरह से ये स्टेट बनी हुई है, ये कंपार्टमेंट 1 2 3 लीडिंग, ये तीनों अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स हैं। ए बी सी कौन सा है, यहाँ पर क्या है आपके पास, ए जो है वो लीडिंग एनाइन है, लीडिंग एनाइन वो जो क्लोराइड मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे सैंपल मिक्सचर है, ये वाली स्टेज है। ए बी सी तीनों ही हमारे जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है। एक एनाइन है इसमें, जो बी हमने सेपरेट आउट करना है, और सी यहाँ क्या है, ट्रेलिंग एनाइन, या इसको हम कहते हैं ये वाला कौन सा है, दिस इज टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोड, लो मोबिलिटी दैन मिक्सचर। वो जो हमारा एक्स वाई जो भी कंपोनेंट है एनाइन, जिसकी मोबिलिटी जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, तो जो आपका ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोबिलिटी इन दोनों से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो फॉर्मेशन बनती है कि इलेक्ट्रोलिसिस कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ अनइक्वल कैपेसिटी। द सेपरेशन कॉलम इज फिल्ड विद लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट 1, while second part of the compartment contains mixture of ions to be separated.
वन को हमने लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट से पिक कर देना है, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमने मिक्सचर डालना है लीडिंग का अपने जो सैंपल का, और टर्मिनेटिंग या ट्रेलिंग अभी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इसको। और 3 is the compartment filled with terminating electrolyte. The mobility of these ions is much higher than those of the ions which are to be separated. While in terminating electrolyte, this part contain ion with lower mobility in comparison to those ions to be separated. Understand? यहाँ तक clear हो गया? The cations of terminating electrolyte are unimportant. अब वो कहता है जो कैटाइन हमने जो आपका लीडिंग एनाइन जैसे क्लोराइड है तो उसके साथ कैटाइन कोई सॉल्ट होगा ना, सोडियम है, पोटाशियम है, तो उसका जो कैटाइन है उसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्योंकि उसने अट्रैक्ट होना है तो उसके लिए, लेकिन जो टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम कोई से भी रैंडमली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो स्टेडी स्टेट इज रीच, द सेपरेशन प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर मोबिलिटीज of the ions. All substances move with same velocity. This is the special class of electrophoresis called isotachophoresis. सारे ही एनाइन है लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी जो है वो उनकी जो कंपार्टमेंट्स बनेंगे उसकी जो सेपरेशन हो जाएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी सेम स्पीड के साथ। वो ये देखिएगा एक जैसी वोल्टेज हम उसको देंगे तो एक जैसी वोल्टेज की वजह, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक जैसी वोल्टेज देने पर मोबिलिटी कौन सी है वो क्योंकि दोनों की डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी के साथ करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल अब जो सेपरेशन होगी वो किसकी बेस पर होगी, वो मॉलिक्यूल की बेस पर होगी, उसकी मोबिलिटी की बेस पर होगी ना। तो वो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे देखें ए की सबसे ज़्यादा थी तो ये इधर की तरफ यहाँ पे ए पे आहिस्ता आहिस्ता इनकी सेपरेशन होनी शुरू हो गई है, और यहाँ पे फिर बी आ जाएगा और बी के बाद यहाँ पे इसकी सबसे कम मोबिलिटी है तो इधर ये 3 कंपार्टमेंट्स बन गई। ये हमारे पास था इनिशियल स्टेज, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। तो ये फाइनल स्टेज बन गई तो इसका मतलब है ये जो चीज़ डेवलप हो रही है ना ग्रेजुअली मिक्सचर से, ये जो डेवलपमेंट है इसको हम कहते हैं दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेवलपमेंट, इसको आप इसकी टेक्निक आइसोटेकोफेरेसिस का जो प्रिंसिपल है वो भी आप कह सकते हैं। दिस टेक्निक ऑफ आइसोटेकोफेरेसिस किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इट इज द लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड ये क्या हुआ है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, ये काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, फिर इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल आपको पता चल गया, आपको इसकी कंडीशन पता चल गई कि हम इसमें सिर्फ एट अ टाइम है या कैटाइन को डील करेंगे या एनाइन को डील करेंगे, और मिनिमम जो है वो 10% डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी होनी चाहिए तब ये आप पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा। द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा दिस इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉल्ड इलेक्ट्रोटेकोफोरेसिस। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिटरमिन्ड by effective mobility of ions in particular zone, while the concentration of separated ions is determined by concentration of another leading ions. This technique is useful for separation of dilute solution. This technique is comparable to displacement development in chromatography. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में भी यही होता है ना कि जिसकी ज़्यादा अफिलिएशन होती है वो वहाँ पे जौन सा है वो स्टेशनरी फेज के साथ स्टक हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा कि उसकी ज़्यादा अफिलिएशन है, जिसकी ज़्यादा मोबिलिटी है जिस फॉर्म में, वो वहाँ पे उसका पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा। द एनाइंस कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। द कैटाइंस ऑफ लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट मस्ट पोसेस बफरिंग कैपेसिटी एट पीएच एट विच द एनालिसिस इज कैरिड आउट। तो वो क्या कहता है कि अब जो आपने अगर एनाइन करना है तो क्या होना चाहिए, एनाइन को सेपरेट आउट करना है तो जो लीडिंग, मैं पहले भी बात की कि जो लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है आपका L- था जिसको हमने यहाँ पे रखा था, उसका कैटाइंस की ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसकी वजह से जो बफरिंग कैपेसिटी हो और वो उसकी जो पीएच कौन सी है वो चेंज ना हो। बफरिंग कैपेसिटी एट पीएच एट विच द एनालिसिस इज कैरिड आउट। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात कि पीएच उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। ईच ऑफ द स्पीशीज इन द सैंपल will have different mobilities. One with high mobility will move forward. So in front and behind original sample zone set two series of mixed zone.
The ionic species of the leading electrolyte cannot be occupied by sample ions as their effective mobility is higher. Similarly, the terminating ions never bypass the sample ions, so sample zones are sandwiched हो गया between leading and the terminating electrolyte. In mixed zone, the separation occur. On completion, we get stack of zones in series of ions with different mobilities. ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे पास जाता है स्टैक, इसको हम हमारे पास डिफरेंट मोबिलिटीज के साथ स्टैक्स जोन को हम निकाल लेंगे. Zones cannot release one another. Further, in the case of sudden increase in voltage gradients in series of zones, it induces self-correction. No broadening of boundary. है ना, तो वेरी सिलेक्टिव सी टेक्निक है, स्पेसिफिक भी हो जाती है. इसको किस तरह से, क्योंकि इसमें सेंसिटिव टेक्निक इस तरह से है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, और स्पेसिफिक इस तरह से कि अगर आप इसमें जो इसमें अगर हम एक स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग आइंस, हम इसको जो है वो मोर एंड मोर जो है वो स्पेसिफिक बैंड्स उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. इट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन प्रीसीडिंग जोन्स. प्रीसीडिंग जोन्स में टेम्परेचर का वेरिएशन आ सकती है, फैसिलिटेटिंग डिटेक्शन ऑफ जोन्स बाय थर्मोमेट्रिक डिटेक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम थर्मोमीटर से भी जो है वो क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे जोन्स डिफरेंट बने हुए. द कंसंट्रेशन always attains a fixed value by composition of leading electrolyte. फिक्स्ड वैल्यू बाय कंपोजिशन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने बफरिंग सोल्यूशन के तौर पे एक्ट करना है, और इसी ने जो सा है वो सेपरेट आउट होना है वेरी फर्स्ट फ्रॉम द सैंपल. और जितना अच्छा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, आपका जो ट्रेलिंग और जो सैंपल मिक्सचर है वो उतना ही ईजीली जो है वो जोन्स पे कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक हो गया जी. अब नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड जो टाइप है, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है? दिस इज द काइंड ऑफ स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वेयर इन स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड. वही बात है जिस तरह आइसोटेकोफोरेसिस है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इन विच द विड्थ एंड द पोजीशन ऑफ द जोन्स ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफिक कर दिया उसको कि अब उसमें जो टाइम की हमें कंडीशन नहीं है, और जो इसकी पोजीशन और विड्थ है वो मोर स्पेसिफिक हो जाएगी. कैसे स्पेसिफिक होगी? आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग है. स्टेबल पीएच ग्रेडियंट इज क्रिएटेड. वहाँ पे क्या हो रहा था? पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता था. यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट जो है वो हमने क्रिएट करना है. पीएच ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीएच ग्रेडियंट को हमें in isoelectric focusing, a stable pH gradient is created between anode and the cathode with application of potential. The charged molecules move through the medium until they reach a portion in the pH gradient where their net charge is equal to 0. आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होनी है. मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि पीएच को आपने स्टेबल करना है. क्या होगा? द सेपरेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग डिपेंड करती है ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ पीएच ग्रेडियंट इन द सिस्टम. सेपरेशन ऑफ आयंस जो है वो सैंपल की इज अचीव थ्रू स्टैकिंग देम इनटू डिस्क्रीट जोन्स. अब वो डिस्क्रीट जोन्स कैसे होने हैं? वो डिस्क्रीट जोन्स होने हैं अकॉर्डिंग टू देयर उसको हम क्या कहते हैं, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, अकॉर्डिंग टू डैट उसने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है. सपोज हम प्रोटीन की एग्जांपल लेते हैं. ज्यूटर आयन जब बनता है कि एक खास पीएच पे जाके वो उसकी जो कैटाइन और एनाइन इक्वल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट प्रोटीन. तो उसको हम कहते हैं दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. द पीएच ग्रेडियंट अब आप कैसे ऑब्टेन करोगे? आपको समझ आ रही है ना? प्रोटीन डेट इज इन अ पीएच रीजन बिलो, अगर वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे उस प्रोटीन की पीएच होगी तो वो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और वो माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स द कैथोड.
जब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर उसकी जो उस रीजन में अगर वो मौजूद होगा जहाँ पे पीएच ऑन सी है अबव इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स द कैथोड, तो वहाँ पर उसको चेंज हमें करना पड़ेगा। Okay, so when electrophoresis is run in solution buffered at constant pH, protein having net charge will move towards opposite electrode so long as current flow, ठीक है ना, यहाँ से फिर उसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया इसको कि until they reach a position in the pH gradient पे, ये देखें ना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यहाँ पे नो चार्ज होगा। यहाँ पे ये मिक्सचर है, कैथोड मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे हमने इसको चेंज किया हुआ है, यहाँ पे ये आपका जौन सा है वो आइसोइलेक्ट्रिक विद चेंज ऑफ पीएच आ रहा है, पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वो स्टेज है जहाँ पर कि आपके कोई चार्ज नहीं होगा, जब सेपरेट आउट हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जो पॉजिटिव वाले जॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर गए हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो है आपका मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो ग्रेजुअली सेपरेट आउट हो रहा है। तो इसमें बहुत ही वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैन बी, उसको हम अकॉर्डिंग टू डैट हम सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हैज़ बेटर रिजॉल्विंग पावर एंड कैन बी यूज्ड, इसकी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी रिजॉल्विंग पावर डेफिनेटली ज़्यादा है ना, क्यों, क्योंकि हमने पीएच ग्रेडियंट यूज़ किया। पीएच ग्रेडियंट आप कैसे बना सकते हैं, पीएच ग्रेडियंट को इज ऑब्टेन्ड, या इसको हम डेवलप कर सकते हैं बाय कंटिन्यूस चेंज इन द रेशियो ऑफ इमोबिलीन्स। इमोबिलीन्स क्या होती हैं, इज अ वीक एसिड या बेस, जो हमने यूज़ करना है पीएच को चेंज करने के लिए। पीएच को चेंज करने के लिए हमने एक वीक एसिड या बेस को यूज़ करना है, और हम उसकी कंपोजिशन को ग्रेजुअली जब चेंज करेंगे, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस एट डिफरेंट रेशियो से जब हम उसे अप्लाई करेंगे अलोंग द जेल, यहाँ पे आपका जेल की एक जो है वो बार है, जेल के साथ हमने उसके ऊपर कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन के एसिड और बेस कंपोजिशन की जो है वो मिक्सचर को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द रेट ऑफ एसिड टू बेस इज हायर इन लो पीएच। जहाँ पीएच लो है वहाँ पे रेट ऑफ एसिड टू बेस कौन सा है वो, एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी, बेस की कम होगी, तो पीएच कौन सी है वो कम होगी। एंड लो, यही जो एसिड टू बेस रेशियो है वो हाई होती जाएगी एज द सॉरी लो होगी इन लो पीएच रीजन एंड लो इन हाई पीएच रीजन। एसिड टू बेस, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे हम उस जगह पे जहाँ पे हमें पीएच लो रखनी है, और हाई रखेंगे उस रीजन में जहाँ पर पीएच कौन सी है वो हमने हाई रखनी है। द पीएच ग्रेडियंट कौन सा है, इस तरह से जब हमने ये डेवलप कर लिया तो आपके पास प्रोटीन जो है वो जिसकी आप द यूज ऑफ पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस द सपोर्टिंग मीडियम causes each protein to migrate to an area of specific pH। बात क्लियर हो गई, जब हमने पीएच ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने अपना मिक्सचर ऑफ प्रोटीन या मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो अब जब ये मूव ऑन करेंगे यहाँ से, जब इस मिक्स पे मूव ऑन करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके ऊपर अभी आइंस है ना, या कैटाइन है या ज़्यूटर आयन में, जिसकी फॉर्म में वो ज़्यूटर आयन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, या उसके ऊपर कैटाइन है या उसके ऊपर एनाइन है, तो उसकी फॉर्म में क्या होगा कि जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो मूव ऑन करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि सारे जो हमने जेल है उसको हमने पीएच ग्रेडियंट बनाया हुआ है, तो जिस प्रोटीन या जिस सैंपल मॉलिक्यूल का जो है वो पीएच वो ऑब्टेन मूव करती रहेगी जब तक कि वो क्या हो जाएगा, अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो है वो स्टक नहीं हो जाएगी। जब वो वहाँ पे अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी पीएच कौन सी है, फिर वो ज़्यूटर आयन में चेंज हो जाएगी, और उस वक्त उसकी जो मोबिलिटी है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टाइम का भी हमने कहा कि विड्थ भी चेंज नहीं होती है, उसका टाइम भी जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो द यूज ऑफ पीएच ग्रेडियंट अक्रॉस द सपोर्टिंग मीडियम causes each protein to migrate to an area of specific pH. The pH of the protein equal to the pH of the gradient। वो किसके इक्वल होगा, वो पीएच जो है वो
पीएच ग्रेडियंट उसके जो है उसकी पीएच जो उस पीएच ग्रेडियंट के इक्वल होगा, दस रिजल्टिंग इन शार्प वेल डिफाइंड प्रोटीन बैंड्स, एक बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड प्रोटीन बैंड्स डेवलप हो जाएंगे। Mixture of protein can be electrophorized through a solution having a stable pH gradient from anode to cathode, and each protein will migrate to the position in the pH gradient according to isoelectric point. This is called isoelectric focusing. ठीक है, गॉट इट, जहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर आपको इसमें फिर कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ना वॉइस मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर आपको उस तरह से बता दूंगी। आज मुझे चूँकि यूनिवर्सिटी जाना पड़ा है और उसकी वजह से जो है मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रही हूँ। अच्छा, अब इसमें ना हम एम्फो एक तो मैंने कहा कि हम उसमें एसिड टू बेस डिफरेंट रेशियोज ऐड कर देते हैं और इसकी वजह से हम उसमें उसकी बेस पर हम पीएच ग्रेडियंट बनाते हैं। एम्फोलाइट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर मैसेज ओलिगोमर्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मासेज ओलिगोमर्स, और इनका जो है मॉलिक्यूलर मास वो 600 से लेकर 900 डाल्टन तक होता है, with aliphatic amino and carboxylic acid group with a range of isoelectric points। ठीक है ना, जितनी भी आपकी प्रोटीन्स की जो भी आप मालिक्यूल जिसको भी सेपरेट आउट करना चाह रहे हो, जिसमें आप यहाँ पे आपको पता है इसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी पीएच जो एम्फोटेरिक ल्यूटेराइन के फॉर्म में ऑब्टेन हो सके, उस तरह के मालिक्यूल्स को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं इन दी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो एम्फोलाइट्स हेल्प मेंटेन द पीएच ग्रेडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज। जब हम एसिड बेस करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो पीएच ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है क्योंकि रेशियो में वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं एम्फोलाइट्स, एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स, एम्फोलाइट्स को यूज़ करते हैं तो हम हाई वोल्टेज पे भी जो पीएच ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, और इसमें अक्रिलामाइड जो है वो डेरिवेटिव्स नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? एज स्प्रेडिंग ऑफ बैंड इज मिनिमाइज्ड होगा, जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है उसमें क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ बैंड्स इज मिनिमाइज्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड पीएच ग्रेडियंट की वजह से हाई रेजोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ बैंड नहीं होगी और जो रेजोल्यूशन है वो हाई होगी ड्यू टू द पीएच ग्रेडियंट। और प्रोटीन्स दैट डिफर बाय लिटल एज 0.001% जिनकी चेंज है, 0.001 पीएच चेंज जो है यूनिट्स के साथ अगर चेंज है तो उसको भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो। और इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि कैरियर यहाँ पे एम्फोलाइट्स हैं जो कि उसकी कंसनट्रेशन वेरी हाई होती है और हाई वोल्टेज जो है नेसेसरी होती है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना उसके इलेक्ट्रोफोरेटिक मैट्रिक्स को जो हमें मस्ट बी कूल, उसको हमें अच्छा सा थर्मोस्टेट स्टेबल अच्छे सेंसिटिव से थर्मोस्टेट चाहिए होता है ताकि टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकें। और नॉर्मली ये यूज़ होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो सी है वो कहाँ यूज हो रही होती है, इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, और एंजाइमोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, ये टेक्सोनोमोस में यूज होती है ये नॉर्मली आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग टेक्निक। लास्ट इसकी जो है वो अम्यूनो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूविंग जोन बाउंड्री जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टाइप है अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली क्या होना है, यहाँ पर आपको ये स्पेसिफिक है फॉर अम्यूनो केमिकल रिएक्शंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी बनते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस टेक्निक इज़ नॉर्मली यूज फॉर दिस टाइप ऑफ सेपरेशन, कि इसमें हम एक्सप्लॉइट करते हैं हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इम्यूनोकेमिकल प्रेसिपिटेशंस ऑफ एंटीजन। ठीक है ना, आपके एंटीजन के पास जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी जो से हैं वो दोनों आपस में माइग्रेट करेंगे, मिलेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इफ बोथ पार्ट्स इन कॉम्प्लेक्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, अ प्रेसिपिटेट लाइन इज फॉर्म्ड and crescent developed due to the formation of complex between antigen and antibody। ठीक है, जिस तरह आजकल कोविड चल रहा है, हम जो है उसके अंदर अपने एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, क्या हो रहा है कि उसके नतीजे में क्या होता है, आपके जो
कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आपको बॉडी जोन सी है उस पर उससे एक इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने उसके अंदर उसकी उस अगर हम एंटीजन को करें या एंटीबॉडी को, तो वाइस वर्सा हम उसमें वो चीज़ उसमें ऐड कर देंगे अपने मिक्सचर में। तो उसका जब जिस जगह पे उसकी ऑप्टिमाइज कंडीशन अवेलेबल होंगी तो वहाँ पर उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। और वो जब प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे वो आपके पास एक लाइन की सूरत में, जिस तरह वहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जोन्स बन जाते हैं, तो इसी तरह से वो प्रेसिपिटेट्स की भी आपके पास एक सेपरेट जोन में एक आपके मिक्सचर ऑफ एंटीजन सेपरेटेड हो जाएंगे इन एगारोस जेल बाय जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके जोन्स बन जाएंगे। अब both parts in complex come in contact with each other at optimum concentration, a precipitate line is formed and crescent develop due to formation of complex between the antigen and antibody. One chooses differently oriented diffusion and migration flow। माइग्रेशन फ्लो और डिफ्यूजन जो हमने जिसमें से उससे पास ऑन होना है, हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ एंटीजन इज सेपरेटेड इन एगारोस जेल बाय जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। द स्लो डिफ्यूजन फ्लो ऑफ एंटीजन अगेंस्ट एंटीबॉडी इज रिप्लेस्ड विद फास्टर माइग्रेशनल फ्लो। इट इज कॉल्ड द क्रॉस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसको हम अकॉर्डिंग टू ओवर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। द प्रेसिपिटेशन लाइंस आफ्टर सेपरेशन कैन बी इंटेंसिफाइड बाय स्टेनिंग विद डाइज। अगर बहुत क्लियर नहीं है तो हम उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने डेवलपर्स ऐड करते हैं तो डाई को यूज़ करके 2 और मोर डाइज कैन बी यूज फॉर 2 डिफरेंट स्पीशीज इन द सैंपल। एग्जांपल में अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज है तो हम उसको भी एज ए डेवलपर 2 डिफरेंट डाइज को भी या डिफरेंट डेवलपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और अकॉर्डिंगली इसकी जौन सी है वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो इसके एमसीक्यूज और इसके जौन से वो असाइनमेंट जौन से वो बना लें। तो फिर हम कल जो है वो देखेंगे कि जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की कौन सी टाइप्स हैं, और यहाँ से ये वाला जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की को देखेंगे और फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।